नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में है आज आप 29 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर, जिसमें जानने वाले हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ में। आज 29 जनवरी और 29 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। अब जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में कि भारत में सबसे पहले समाचार पत्रों की शुरुआत कब होती है और वर्तमान तक आते आते समाचार पत्र कितने अपने स्वरूप को बदल गया है। तो चलिए देखते हैं कि 29 जनवरी 1780 का वो दिन जिस दिन पहली बार बंगाल हिक्कीज गजट नामक एक समाचार पत्र, जो एशिया का सबसे पहला समाचार पत्र था, उसका नाम है बंगाल हिक्कीज गजट। ये 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित होता है। इसका जो दूसरा नाम है उसके बारे में बता दूं आपको, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी इसको हिक्कीज बंगाल गजट को जाना जाता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले भारत के अंदर सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाने की शुरुआत किसने करी या पहले इसको कौन लेके आया? आंसर होगा पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाने का जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है, लेकिन समाचार पत्रों को लाने का श्रेय जाता है वो जाता है यूरोपियंस को। यूरोपियन जो थे उन्होंने सबसे पहले समाचार पत्र को वो लेकर के आए। अगर बात करते हैं 1557, सबसे पहले भारत में 1557 के वर्ष में पादरियों द्वारा पहली बार किसी पुस्तक का प्रकाशन किया गया 1557 में, और 1780 के आसपास तो पहला बंगाल हिक्कीज गजट आ ही जाता है। अब बात करते हैं 1684 की। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी जाती है। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि भारतीय समाचार पत्रों के माध्यम से कि ऐसा आधुनिक कौन सा समाचार पत्र था, उसका नाम आता दिग्दर्शन। भारतीय भाषा में किसी समाचार पत्र को सबसे पहले प्रकाशित किया गया और वो समाचार पत्र कौन सा? दिग्दर्शन। कब? 1818 में। 1818 के अंदर किसी भारतीय भाषा के अंदर पहली बार अगर समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता है और उस समाचार पत्र का नाम क्या है? दिग्दर्शन। 1821 को वैसे देखा जाए कि जो सबसे ज्यादा प्रतियों के अंदर जो छपा था और सर्वविदित भी संवाद कौमुदी आधुनिक भारत के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का समाचार पत्र कौन सा? संवाद कौमुदी। सबसे ज्यादा अगर प्रतियां पहली बार किसी समाचार पत्र की जो बिकती हैं वो कौन सा समाचार पत्र था? संवाद कौमुदी। और इसके जो प्रधान संपादक थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय समाचार पत्र की शुरुआत पहले के समय में अगर बात करते हैं कि 15वीं शताब्दी के आसपास की बात करें, 15वीं सदी के आसपास में बात करें, तो सबसे पहले पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आते हैं। उसके बाद में 1557 के आसपास पहली बार पादरी किसी पुस्तक का क्या करते हैं? प्रकाशन करते हैं। 1780 के अंदर हिक्कीज बंगाल गजट आता है। 1782 के आसपास जब अंग्रेजों को इस बात का पता लगता है कि समाचार पत्र हमारे राज्य के अंदर किसी प्रकार का रोड़ा बन सकते हैं, तो समाचार पत्र को कर दिया जाता है प्रतिबंध। 1684 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी जाती है। 1818 के अंदर दिग्दर्शन ऐसा समाचार पत्र जो किसी भारतीय भाषा के अंदर पहली बार उसका प्रकाशन हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को मिलती है उपलब्धि या सबसे ज्यादा होता है वो प्रसिद्ध संवाद कौमुदी जो 1821 के अंदर आता है, और उसका जो प्रकाशन किया था
वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, सबसे बड़े प्रधान संपादक बने थे। तो आज आप देख रहे हैं कि आज 29 जनवरी और आज 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के दिन का जानते हैं पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस नेता ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? बिहार के अंदर 3-4 दिन से राजनीतिक घटनाक्रम था वो काफी तेजी से बदल रहा था और एक पाली से दूसरे पाली में गेंद जाती हुई प्रतीत हो रही थी। पहले बिहार के अंदर बीजेपी प्लस जेडीयू का अलायंस था और उसके बाद में जेडीयू के जो नेता थे और जिनका नाम नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार ने पाला पलटा और वो चले गए आरजेडी की तरफ और यहां इनके सहयोग से फिर दोबारा 8वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं और तेजस्वी यादव को बना दिया जाता है उप मुख्यमंत्री आरजेडी की तरफ से। और मुख्यमंत्री का पद चिर परिचित अंदाज में जब से बिहार के अंदर नीतीश कुमार आए हैं, चाहे कितनी भी सीटें उनके पास में हो, लेकिन मुख्यमंत्री का पद तो अपने पास ही रखते हैं। तो इसीलिए 8वीं बार जो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने आरजेडी के सहयोग से और जेडीयू उनके साथ थी और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 1.5 साल के बाद में मुख्यमंत्री जी ने दोबारा फिर पासा पलटा और अभी बीजेपी के पास चले गए। यह कह सकते हैं बीजेपी प्लस जेडीयू दोनों ने मिलकर के सरकार बना ली और वही मुख्यमंत्री एक बार पद का त्याग पत्र दे देते हैं, दोबारा फिर मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं। रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री पद पे दोबारा चुने गए, जिनका नाम है कौन सा? नीतीश कुमार। इसके अलावा विनय कुमार और साथ में सम्राट चौधरी और विनय कुमार सिन्हा, जिनको उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलवाई गई। वैसे देखा जाए तो इसका जो आंसर हो रहा है वो तो हो रहा है नीतीश कुमार। कितने नंबर के मुख्यमंत्री बने? 23वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, जबकि 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसको जाता है? बिहार में सबसे ज्यादा बार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, जिनका नाम है नीतीश कुमार। कौन सी पार्टी से आते हैं? जेडीयू से आते हैं। अब बात करते हैं कि बिहार के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है? 243 है। 243 सीटों के अंदर 79 सीटें आरजेडी को थी, जबकि 78 बीजेपी को थी और 45 के आसपास थी किसको? जेडीयू को। और 4 सीटें हमको थी, जीतन राम मांझी की। और उसके बाद मोटा मोटा आप देख रहे हैं कि ये सीटों का जहां से सीटें जीत करके आए थे और उसके बाद में 9वीं बार मुख्यमंत्री का जो पद है वो नीतीश कुमार ने संभाला है। अब हाल ही के अंदर बिहार वैसे भी काफी चर्चाओं में बना हुआ था कि 4.56 किलोमीटर गंगा के ऊपर एक बड़ा पुल बनाया गया है और उस पुल का उद्घाटन जो था वो इन्होंने ही कराया। किसने? नीतीश कुमार ने करा है, केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग के बाद में। अब बात करते हैं मिशन दक्ष एक ऐसा प्रोग्राम जो छात्रों की पढ़ाई से संबंधित गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का 4 लाख विद्यार्थियों को टारगेट करने के उद्देश्य से मिशन दक्ष प्रोग्राम अभी वर्तमान में चलाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। बात करते हैं कि हाल ही के अंदर बिहार जातिगत जनगणना की वजह से भी चर्चाओं में बना हुआ था। जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? बिहार बना था। जनसंख्या घनत्व भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वो कहां पे पाया जाता है? वो भी बिहार के अंदर ही पाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना और राजेंद्र आर्लेकर वहां के राज्यपाल। तो चलिए आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? नीतीश कुमार। किस पार्टी के नेता है? जेडीयू के। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। जेडीयू नेता है नीतीश कुमार, बिहार के 23वें नंबर के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बिहार में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को दी थी मंजूरी। हाल ही के अंदर बिहार इसलिए चर्चाओं में भी बना हुआ था कि सबसे पहले जातिगत जनगणना कराने वाला राज्य कौन बना है? बिहार। राज्यपाल जैसा कि मैंने आपको बताया राजेंद्र आर्लेकर। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जहां पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या करते हैं? निवास करते हैं। मिशन दक्ष के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि स्कूली छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रकार का चलाया गया वो अभियान। विधानसभा की सीटों का अगर एक बार दोबारा पुनः जिक्र कर लेते हैं तो 243 सीटों वाला ये राज्य, जहां पे 79 आरजेडी को, 78 बीजेपी को और 45 जेडीयू की जो सीटें थी वो विधानसभा के चुनाव में इनको प्राप्त हुई थी।
और उसके बाद में नीतीश कुमार वो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और हाल ही के अंदर उन्होंने 9वें मुख्यमंत्री के पद के तौर पे उन्होंने क्या लिया है, शपथ लिया है। चलिए जानते हैं सेशन का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में सांबर महोत्सव का आयोजन किया गया? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? राजस्थान। राजस्थान में सांबर महोत्सव के अलावा पुष्कर महोत्सव, उसके अलावा जैसलमेर महोत्सव, नाम से ही पहले से विदित कि जैसलमेर कहां पे स्थित है, ऊंट महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव और मरु महोत्सव। इस प्रकार के महोत्सव किसी राज्य में मनाए जाते हैं, उस राज्य का नाम कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर और हाल ही के अंदर वहां पे डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन वहां पे किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति मैक्रो जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे जो पधारे थे, उन्होंने भी वहां पे हेरिटेज साइट आमेर किले का भी उन्होंने किया था विजिट। लेकिन सांबर महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो ये राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। सांबर इसकी वजह से तो चर्चाओं में है ही, इसके अलावा सांबर क्यों प्रसिद्ध है? सांबर ये यहां पे सबसे बड़ी एक लेक है किसके लिए? नमक के पानी की बड़ी झील जहां पे नमक बनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं। आयोजन तिथि जिसका 26 से 28 जनवरी 2024 को किया गया, इसका आयोजन राजस्थान के अंदर राजस्थान के अन्य प्रमुख जो महोत्सव है, जिसमें ऊंट महोत्सव बीकानेर है, पुष्कर मेला पुष्कर के अंदर, जबकि मारवाड़ महोत्सव जोधपुर तथा डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में मनाया जाता है। अब बात करते हैं सांबर झील के बारे में। भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय नमक झील कौन सी है? सांबर है। अब बात करते हैं कि कौन सी पहाड़ियों के बीच में, कौन सी पर्वतमाला के बीच में अवस्थित है? तो अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक, जिसका नाम है अरावली, तो वहां पे ये अवसाद में स्थित है। अब सांबर झील के अंदर किन किन नदियों का पानी गिरता है जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा नमक निकाला जाता है? आंसर है सामोद, खारी, मंता, खंडेला, मेड़ता और रूपनगढ़ पानी से इसका पानी बनता है और उसके बाद में यहाँ पे नमक बहुतायत मात्रा के अंदर यहाँ पे पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं इस पिक्चर के माध्यम से सांबर महोत्सव। इस झील का कुछ हिस्सा जयपुर में है तथा कुछ हिस्सा इसका कहां पे है? नागौर में है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। देश का पहला शोध आधारित आईआईटी सैटेलाइट कैंपस किस राज्य में स्थापित किया गया? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? मध्य प्रदेश। उज्जैन, नमक स्थान, महाकाल की नगरी, आईआईटी इंदौर के द्वारा इस प्रकार का एक सैटेलाइट कैंपस इस राज्य के अंदर स्थापित किया जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? मध्य प्रदेश। आईआईटी इंदौर की स्थापना होती है 2009 के अंदर और अपना पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस वहां पे वो करती है स्थापित। अभी हाल ही के अंदर आईआईटी मद्रास जिसने भारत देश के बाहर तंजानिया में अपना कैंपस खोला और इसके साथ में खोलती है कहां पे? हमारा सा पड़ोसी देश श्रीलंका, वहां पे भी इसने कैंपस अपने खोले हैं। वैसे देखा जाए तो जितनी भी जो आईआईटीज हैं वो इस प्रकार के नवाचार भारत के अंदर करती रहती हैं और अभी हाल ही के अंदर आईआईटी रोपड़ ने भी एक दुर्लभ खनिज टेंटलम की खोज करी थी और सतलज नदी का जो किनारा है, जो मुहाना है, वहां पे इस प्रकार की खोज उन्होंने करी थी। और जो टेंटलम है एक दुर्लभ खनिज और किस इंडस्ट्री में काम आता है? तो ये चिप इंडस्ट्री और साथ में सेमीकंडक्टर को बनाने में इस प्रकार के खनिज का उपयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि देश का पहला शोध आधारित सैटेलाइट कैंपस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? मध्य प्रदेश का उज्जैन, वो एक शहर। देख लेते इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। उज्जैन मध्य प्रदेश देश का प्रथम शोध आधारित सैटेलाइट कैंपस। आईआईटी इंदौर द्वारा सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने का प्रोजेक्ट अभी तैयार वहां पे किया गया है। और बात करते हैं कि इंदौर आईआईटी कैंपस की स्थापना कब होती है? आईआईटी इंदौर की स्थापना कब होती है? 2019 में। अब बात करने वाले हैं एमपी के बारे में। इंदौर एक ऐसा देश का पहला शहर जो लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर बना हुआ है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने भी वो एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है, जहां पे राज्यों की राजधानी के बारे में बात करते हैं तो सबसे स्वच्छ और सुंदर अगर राजधानी का दर्जा जो मिला है वो भी किसको मिला है? भोपाल को मिला है। अब बात करते हैं कि अभी बीच गेम्स
उसके अंदर भी एमपी को सबसे प्रथम स्थान मिला है। एमपी की राजधानी भोपाल और वहां के मुख्यमंत्री का नाम मोहन यादव। आप देख रहे हैं सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल है और पहले 20 गेम्स 2024 के अंदर मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है और हाल ही में इंदौर है वो मध्य प्रदेश का वो सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड भी उसको मिला है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 4। हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट हमें से पता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये और उसी का संचालन करती है। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है और इसके जो संस्थापक हैं और वर्तमान में जो सीईओ है जिनका नाम है कौन सा? बिल गेट्स। ये इसके सीईओ और वर्तमान में अगर संस्थापक तो बिल गेट्स हो गए हैं लेकिन अभी वर्तमान में जो है सत्य नडेला भारतवंशी, जिनको वर्तमान में एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ वहां पे बनाया गया है, उसको दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी का खिताब जो 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण का मार्केट कैप वाला जो है वो की कौन सी कंपनी बनी है? माइक्रोसॉफ्ट बनी है। इसके अलावा टेक कंपनी के तौर पे देखा जाए तो उसने एप्पल को पछाड़ करके फिर नंबर 1 पे कौन बन गई है? तो बन गई है कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना होती है। उसके बाद में लगातार जो है वो विश्व के परिदृश्य के रूप में आईटी सेक्टर के अंदर देखा जाए, विंडोज सेक्टर के रूप में देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पर कंपनी वो बनी हुई है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। माइक्रोसॉफ्ट सबसे प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर उत्पाद ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडोज लाइन माइक्रोसॉफ्ट 365 और वेब ब्राउजर है। एप्पल को पछाड़ करके विश्व की सबसे बड़ी टेक कंपनी का दर्जा किसने हासिल करा था? वो भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही करा था। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्वपूर्ण योगदान देने वाली वो कंपनी, स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1975 को हो जाती है और इसका जो मुख्यालय वो कहां पे? वॉशिंगटन है। और माइक्रोसॉफ्ट वे रैंडम, अब बात करते हैं इसका जो स्वामित्व है, जिसका मालिकाना है किसका है? बिल गेट्स का है। और वर्तमान में इसके जो सीईओ है जिनका नाम है सत्य नडेला। जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 5। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला वर्ग में किस खिलाड़ी ने अपने खिताब को बचाया है? तो इसका मतलब है कि पहले भी उस खिताब को जीत चुकी हैं और इस बार वो डिफेंडर प्लेयर के तौर पे वो खेल रही थी। खिलाड़ी का नाम है कौन सा? आरेना सबालेंका। कहां की रहने वाली है? बेलारूस की रहने वाली है। पहला खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया था। केन वेंग एक चीनी खिलाड़ी जिनको उन्होंने सीधे सेटों में हरा करके और ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया। बड़े खिलाड़ी, पहला खिताब ये जीत चुकी थी और इस प्रकार का कारनामा उन्होंने दूसरी बार करके दिखाया। कहां की रहने वाली है? बेलारूस की खिलाड़ी है। देख लेते हैं। किनवेन को 6-3, 6-2 से हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया। लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता वो बनी है। अब नोट करने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो विजेता बनता है साथ के साथ ही वो डेफने अक्रूस्ट मेमोरियल कप भी उसको दिया जाता है। तो एक जीत 2 पदक उसको दिए जाते हैं, 2 उसको खिताब दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो भी 14 से लेकर के 28 जनवरी के मध्य खेला गया। अभी पुरुषों का जो विजेता बनने वाला है उसके फाइनल मैच अभी चल रहे हैं। उसके बाद अभी पुरुषों का विजेता भी अपने को मिलने वाला है। पुरुष एकल का विजेता अभी तक बना नहीं है, मैच चल रहे हैं। लेकिन महिला वर्ग में आयरना सबलेगा ने अपने इस खिताब को अपने नाम किया है। संस्करण इसका 112वां था, ओपन एरा का 56वां था। शुरुआत इसकी 1905 में हो जाती है। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन को कौन जीत चुका है? आंसर हो जाएगा कौन सा? नोवाक जोकोविच। अभी हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर उनको कड़ी हार देखने को मिली और वो अपनी फाइनल तक जगह नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी वो 10 बार इस टूर्नामेंट के वो क्या बन चुके हैं? विजेता बन चुके हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक महिला एकल विजेता, तो मार्गरेट कोर्ट 11 बार इन्होंने इस किताब को अपने नाम किया है। तो आप देख रहे हैं बेलारूस के एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 2023 का जो खिताब था उसको अपने नाम किया था और लगातार उन्होंने इस टूर्नामेंट में भी अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखा और खिताब अपने नाम किया। जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 7 साल बाद भारत को ग्रैंड स्लैम खिताब दिलाया? बहुत बड़ी बात है, हर भारतवर्ष के लिए बड़ा ग्रैंड स्लैम और हम सब लोग उसके दर्शक भी हैं। लेकिन देखते हैं कि भारत का खिलाड़ियों के तौर पे देखा जाए तो सुखा ही है, लेकिन 7 साल बाद में इस खिताब को अपने उन्होंने नाम किया। इससे पहले भी उन्होंने 2017 में रोहन बोपन्ना ने मिक्स डबल के अंदर
फ्रेंच ओपन में ग्रैंड स्लैम जीता था, और उसके बाद में 7 साल बाद में फिर अगेन रोहन बोपन्ना, जो विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, जिनकी उम्र है कितनी, 43 वर्ष, लेकिन हौसला 23 साल के खिलाड़ी जैसा। मैथ्यूज एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, जिनके साथ में ये मिक्स डबल खेल रहे थे, और इन्होंने इस किताब को अपने नाम किया। वैसे देखा जाए तो 2013 और 2023 के अंदर भी वो फ्रेंच ओपन के फाइनल तक पहुंचने वाले भारतीय खिलाड़ी बने थे, लेकिन इस बार जो आज का जो दिन था, जो कल का जो दिन था, वो इनके लिए जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण दिवस, और उन्होंने 7 साल के बाद में ग्रैंड स्लैम खिताब को अपने नाम किया, और उस खिताब का नाम है कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन का डबल मिक्स। आंसर हो जाएगा इसका रोहन बोपन्ना। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। रोहन बोपन्ना, युगल साथी मैथ्यूज एबडन ऑस्ट्रेलिया के 2017 के अंदर फ्रेंच ओपन में मिक्स डबल का खिताब जीता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और बात करते हैं यूएस ओपन। यूएस ओपन का 2013 और 2023 के युगल के अंदर उन्होंने फाइनल के अंदर जगह बनाई थी, और उसके बाद उनको फाइनल में सफलता तो नहीं मिली, लेकिन वो विजेता जरूर बने थे। और रोहन बोपन्ना अभी एटीपी फाइनल जीतने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी वो बने हैं। टेनिस, अब बात करते हैं भारतीय संदर्भ के अंदर के टेनिस हॉल ऑफ फेम के अंदर स्थान पाने वाले खिलाड़ी कौन है, जिनका नाम है विजय अमृतराज और साथ में लिएंडर पेस, जिन्होंने इस बड़े एक कह सकते हैं कि प्लेस पे अपने को जगह को बनाया। अब बात करते हैं कि साल के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, जिसमें जनवरी माह भी वर्तमान में चल रहा है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन है, उसके बाद फ्रेंच ओपन है, और नंबर 3 पे यूएस है, और नंबर 4 पे विंबलडन ओपन। तो आप देख रहे हैं कि 4 बड़े टूर्नामेंट टेनिस जगत के अंदर खेले जाने वाले, और जो पहला टूर्नामेंट था इसमें मिक्स डबल के अंदर भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रोहन बोपन्ना ने 43 साल की उम्र के अंदर उन्होंने दिलाई है, बड़ा दिन। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 7। हाल ही में इंग्लैंड के साथ में भारत में खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने कितने रनों से भारत को हराया? बेसबॉल के नाम से, ये बेसबॉल क्रिकेट टेस्ट का, और बेसबॉल के नाम से हम पहले से विदित कि बेसबॉल एक ऐसा शब्द जो नया गढ़ा गया है, और इसके अंदर ये कहा जाए कि टेस्ट को भी वनडे की तरह खेला जाए, और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में, इंग्लैंड के मध्य। और अब बात करते हैं कि भारत के अंदर पहला मैच खेला गया हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर ये मैच खेला गया, जहां पर इंग्लैंड ने भारत को 28 रन से शिकस्त देकर के पहला मैच टेस्ट का अपने नाम किया। वैसे देखा जाए तो ये 5 टेस्ट मैचों की एक सीरीज है, और इसको इंग्लैंड की टीम खेलने के लिए भारत में आई हुई है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है, जिसका पहला मुकाबला हैदराबाद में खेला गया, दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से खेला जाएगा विशाखापत्तनम में। अभी हाल ही के अंदर आईसीसी के द्वारा कुछ ऐसे बड़े कह सकते हैं कि पुरस्कार दिए गए। उन पुरस्कारों की श्रेणी में मैं आपको बताता चलूं कि वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिलता है, पैट कमिंस को मिलता है, जो 2023 के ऑस्ट्रेलिया ने जो विश्व खिताब को अपने नाम किया था भारत को हरा करके, उस समय उस टीम के वो कैप्टन थे। बात करते हैं वनडे, आईसीसी के द्वारा वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता, भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने। साथ में वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी के अंदर कौन सी है, चमारी अट्टापट्टू, चमारी अट्टापट्टू ने इस खिताब को अपने नाम किया। अब बात करते हैं उस्मान ख्वाजा की, बात करते हैं दो टेस्ट क्रिकेट के तौर पे टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, वो मिला है उस्मान ख्वाजा, जो किस कहां के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के वो खिलाड़ी हैं। बात करी जाए टी20 के अंदर वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिलता है, सूर्य कुमार को मिलता है, जबकि मैथ्यूज एक महिला क्रिकेटर वेस्ट इंडीज की रहने वाली है, जिनको टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, वो मिला है मैथ्यूज को। तो आप देख रहे हैं स्लाइड के माध्यम से कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्रिकेट से संबंधित अभी बनी हुई हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 8। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पे इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है, आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, जम्मू कश्मीर। अभी ऑपरेशन सर्वशक्ति भी वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ है, वो इसलिए कि आतंकवादियों का समूल सफाई करने के उद्देश्य से चलाया गया ये भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन। इसके अलावा जम्मू कश्मीर इसलिए भी चर्चाओं में बना हुआ है कि हाल ही के अंदर ईवी बस, इलेक्ट्रॉनिक बस, जिसको जम्मू कश्मीर से वर्चुअल हरी झंडी
दिखा करके माननीय गृह मंत्री जी ने किया था रवाना। तो ये भी हाल ही के अंदर अभी वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ था। अब बात करते हैं कि परिसीमन। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर सीटों का जो परिसीमन हुआ है, उसके बाद में जम्मू रीजन के अंदर 37+6 सीटें बढ़ा करके कर दी गई हैं कितनी, 43। जबकि कश्मीर के अंदर 46+1 करके इसको कितना कर दिया गया है, 47 कर दिया गया है। और पीओके के लिए 2 सीटें और 1 जो है वो किसके थी, विस्थापितों के लिए। इस सीटों का भी अभी बंटवारा किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी प्रकार के जो अलगाववादी जो संगठन काम कर रहे थे, उनको भी 5-5 साल के लिए क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। ऐसे कौन कौन से संगठन है, तो मैं बताता चलूं आपको कि ये संगठन है कौन से। हाल ही में मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर तथा तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर TEH को विधि विरुद्ध गतिविधियों के रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 की धारा 1 के तहत 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। कुल सीटें जहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर 107 हुआ करती थी, वहां पे उनको बढ़ा करके कर दिया गया 114। विस्थापितों के लिए 2 सीटें, जबकि पीओके के लिए 1 सीट अभी वर्तमान में वहां पे रिजर्व कर दी गई है। भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर किस जगह पे सबसे पहले विश्वकर्मा योजना को चलाया जा रहा, आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में विश्वकर्मा लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश वो बना है। हाल ही आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति भी लॉन्च किया गया। जबकि हाल ही के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जम्मू कश्मीर में ई-बसों का उद्घाटन भी किया गया था। तो आप देख रहे हैं स्लाइड के माध्यम से कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए जानते अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया, आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, निकिता मल्होत्रा। निकिता मल्होत्रा जो स्क्वाड्रन लीडर है और उनको अभी वर्तमान में वायुसेना पदक से उनको सम्मानित किया गया। वैसे देखा जाए तो अभी वर्तमान में वायुसेना के अंदर बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिन्होंने पहली बार इस कारनामे को करके दिखाया। शैलेजा धामी जो वर्तमान में एडवांस एयरफोर्स यूनिट की वो क्या बनी है, कमांडर बनी है। मनीषा पांडे एक ऐसी एयरफोर्स की महिला अफसर जो भारत की पहली एडीसी बनी। इससे पहले पुरुष हुआ करते थे मिजोरम के राज्यपाल की वो पहली क्या बनी है, एडीसी बनी है, महिला अधिकारी। अब बात करते हैं कैप्टन शिवा चौहान की। शिवा चौहान ग्लेशियर के अंदर तैनात होने वाली पहली महिला सैनिक अफसर है ये। तो आप देख रहे हैं इसके अलावा बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो एयरफोर्स के अंदर बखूबी काम कर रही हैं। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें भी। देख रहे हैं कि निकिता मल्होत्रा भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर है। मिजोरम राज्यपाल की एडीसी बनने वाली पहली महिला अधिकारी मनीषा पांडे है और फाइटर जेट उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट। जिन 4 महिलाओं को सबसे पहले एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया गया था उनके अंदर सबसे बड़ा नाम है कौन सा, अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने पहली बार जेट फाइटर को उड़ाया था। अब बात करते हैं रफाल जो हमने लिया फ्रांस से, उसको उड़ाने वाली पहली महिला कौन है, शिवांगी सिंह, महिला अधिकारी। वायुसेना फ्रंटलाइन लड़ाकू यूनिट की कमान सौंपने वाली कौन सी है, शैलेजा धामी। सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर तैनात होने वाली महिला कैप्टन जिनका नाम कैप्टन शिवा चौहान। अब हाल ही के अंदर साधना सक्सेना नायर को एयर मार्शल की रैंक भी पहली बार इनको मिली। जबकि भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम है कौन सा, पुनीता अरोड़ा। अब इंपॉर्टेंट एक प्रश्न और भी बन रहा है कि हाल ही के अंदर एयरफोर्स का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहले भारतीय वायुसेना के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन अभी क्या बन गया, इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स के नाम से इसको जाना जाएगा। इस प्रकार का फैसला भी हाल ही के दिनों में किया गया है। चलिए जानते आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न। हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहां पर शुरू हुई, आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, विशाखापत्तनम के अंदर पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का यहाँ पे क्या किया, इसकी शुरुआत इसकी की गई। इससे पहले पुलिस से जुड़ा हुआ एक तथ्य और भी है कि डीआईजी आईजी की कॉन्फ्रेंस कहां पे शुरू हुई थी, तो ये है ये इसका जो किसने इसकी करी थी मेजबानी, आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, जयपुर, राजस्थान के अंदर इसका किया गया था। 16 राज्यों के विशिष्ट कमांडो बल शामिल इसके अंदर हुए थे। विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, उद्देश्य कमांडो की क्षमताओं को, सीमाओं को आगे बढ़ाना है। बात करते हैं इसके संस्करण की, तो 2009 में मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद में हर साल जो है इस संस्करण चलाया जाता है। हाल ही के अंदर आंध्र प्रदेश में। अब बात करते हैं
कि आंध्र प्रदेश वर्तमान में इसलिए चर्चाओं में बना हुआ था कि 125 फुट की कांस्य प्रतिमा किनकी, भीमराव अंबेडकर, वास्तुकार, संविधान के वास्तुकार भीमराव अंबेडकर के 125 फीट कांस्य प्रतिमा का भी उद्घाटन हाल ही के अंदर किया गया था। अब बात करते हैं, हाल ही में जयपुर में ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था। कहां पे, जयपुर, राजस्थान में। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित बलवाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी, इनके लिए भारत के 3 वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, प्रोफेसर आर नायर, प्रोफेसर महुल मलिक और डॉक्टर तन्मय, ये भारत, ये सारे के सारे की कहां के हैं, ये भारतीय मूल के। तो तीनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं फैक्ट्स के माध्यम से, प्रोफेसर आर राहुल नैयर, प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत, रसायन, भौतिकी और जीवन विज्ञान के उत्कृष्ट कार्य के लिए बलवाटनिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। बलवाटनिक फैमिली फाउंडेशन, द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाता है और 4,80,000 पाउंड की पुरस्कार राशि भी इनको दी जाती है। अब बात करते हैं प्रोफेसर नायर जो है, उन्हें 2D मटेरियल पर आधारित नई झिल्लियां विकसित करने में के लिए इनको सम्मानित किया गया, जबकि प्रोफेसर मेहुल मलिक को क्वांटम संचार को आगे बढ़ाने के लिए दृष्टि से इस प्रकार का पुरस्कार उनको दिया गया है। जबकि अंत में जो है वह है डॉक्टर, जिनका नाम है तन्मय भारत, क्रायो ईटिंग में अत्याधुनिक तकनीक के लिए इनको किया गया है सम्मानित। हाल ही के अंदर एक बड़ी चर्चाओं में बने हुए कौन, अजीत मिश्र। अजीत मिश्र को भी प्रतिष्ठित अवार्ड फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित इनको किया गया था। इससे पहले यह पुरस्कार भारत के पूर्व देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपने इस बड़ी क्लास के अंदर देखा कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं जाने थे और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।